गद्य शिक्षण के सोपान के विषय में चर्चा करेंगे। कल इसमें जितने भी शिक्षक गद्य शिक्षण की प्रणाली है या गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं, जितने भी गद्य शिक्षण के उद्देश्य बताए गए हैं उन पर चर्चा की थी और किस स्तर तक गद्य पाठ का शिक्षण कराया जाए इस विषय में चर्चा की थी और गद्य शिक्षण की प्रणालियों में अध्ययन किया था। आज है गद्य शिक्षण के सोपान। गद्य शिक्षण किस क्रम में किया जाए और विषय, इस विषय पर भी विद्वान एक मत नहीं है। सच बात तो यह है कि यह पाठ गद्य शैली की भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए। सामान्यतः गद्य पाठों की भाषा परिमार्जित होती है, उनमें भाषा के शुद्धतम रूप और उपयुक्तम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनकी शैली भी संतुलित होती है और विषय का तार्किक विवेचन तो इनकी मुख्य विशेषता होती है और इन गुणों में पूर्ण गद्य पाठों को कुछ निम्नलिखित क्रम में पढ़ाना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना का उद्देश्य होता है छात्रों में यथा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उनको यथा पाठ पढ़ने के लिए तैयार करना और उनमें कुछ जानने की जो जिज्ञासा होती है उसे जागृत करना। उसको अनेक प्रकार से हम इस कार्य को कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कुछ पॉइंटों के द्वारा, हेडिंगों के द्वारा इसका वर्णन प्रस्तुत किया गया है, यह दिखाया गया है। जैसे लेखक के परिचय द्वारा, प्रारंभ में ही शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के लेखक का परिचय दें और फिर कहें कि आज हम अमुक लेखक द्वारा लिखित अमुक पाठ करेंगे। और उदाहरणतः यदि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित आत्मकथा नामक पाठ को पढ़ाना है तो हम इस प्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। गद्य साहित्य को संवारने और सुदृढ़ करने का कार्य करने वालों में भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। आज हम उनके द्वारा लिखित आत्मकथा का पाठ पढ़ेंगे। इस तरीके से पहले उन्हें थोड़ा बहुत विषय के बारे में या लेखक का परिचय देकर हम बच्चों में पढ़ने के लिए उत्सुकता को जागृत कर सकते हैं। दूसरा है पूर्व कथा पर आधारित। पूर्व कथा पर आधारित यद्यपि कथन द्वारा प्रस्तावना करना विशेष हितकर नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं उसकी विशेष आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध का ग्रह त्याग नामक पाठ पढ़ाने से पहले या तो पूर्व कथा पर प्रश्न किए जा सकते हैं अथवा पूर्व कथा को संक्षेप में भी सुनाया जा सकता है और पहले तब उसका उद्देश्य कथन भी स्पष्ट किया जा सकता है। और हम ऐसा पाठ पढ़ाएंगे अगर तो उसमें उनके गृह त्याग की घटना का वर्णन है और पाठ का जो शीर्षक है वह क्या है, गौतम बुद्ध का गृह परित्याग या गृह त्याग। ठीक है, इस प्रकार पूर्व जो कथा होती है उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछकर या फिर किसी प्रकार का शीर्षक बताकर हम उस पाठ को पढ़ाने के लिए भी बच्चे के अंदर उत्सुकता को पैदा कर सकते हैं।
फिर है प्रश्नोत्तर प्रणाली द्वारा। प्रश्नोत्तर प्रणाली द्वारा बच्चों से पूर्व अर्जित ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न किए जाएं, जिनसे बच्चे यथापाठ पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। उदाहरण के लिए इस अध्याय के अंत में दिया गया पाठ संकेत देखिए। फिर है शिक्षोपकरणों की सहायता से। छोटी कक्षाओं में वस्तु, मॉडल, चित्र आदि का उपकरणों की सहायता से भी उसकी प्रस्तावना को किया जा सकता है। और रेडियो दिखाकर बच्चों में रेडियो के शीर्षक को और उसके पाठ को पढ़ने के लिए उत्सुकता प्रेरित की जा सकती है। और लेकिन अगर आप जानते हैं कि भाषा में लिखा लेख स्वयं भाषा चित्र होता है, इस भाषा शस्त्र को समझने के लिए अन्य उपकरणों का प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। बड़ी कक्षाओं में केवल कल्पना जागृत करके इस कार्य को किया जाए तो अधिक उत्तम होगा। अगर बालकों को कुछ अच्छे उद्देश्य बताकर, शीर्षक कथन बताकर उनके अंदर पढ़ने की रुचि को जागृत किया जाए तो यह उत्तम विधि होती है। क्योंकि छोटे बच्चों को तो चित्र दिखाकर, लुभावने चित्र दिखाकर, कुछ उपकरण दिखाकर, कुछ वस्तुओं को दिखाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, पर बड़े बालकों में ये रुचि उत्पन्न नहीं होती। अगर उन्हें किसी प्रकार का एक उत्तम शीर्षक दिया जाएगा या फिर कुछ व्याख्यान बताया जाएगा, कुछ अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी पाठ से जुड़े हुए, तो उनके अंदर पढ़ने की रुचि जागृत होगी। फिर है उद्देश्य कथन। प्रस्तावना का दूसरा सोपान है उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन सरल, संक्षिप्त एवं रोचक भाषा करने चाहिए। पाठ का शीर्षक एवं उसकी पृष्ठ संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चे सरलता से पाठ को निकालकर और पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाए।